आप चिड़ियाघर में शेर को देख सकते हैं। आप एक हाथी को जंजीरों में देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी भेड़िया को सलाखे के पीछे देखा है? नहीं, क्योंकि भेड़िया कैद के लिए बनाई नहीं। वो किसी सर्कस में चाबुक के इशारे पर नहीं उछलता। वो अपनी किस्मत खुद देखता है। वो जंगल का राजा भले ही ना हो, लेकिन वो आज़ादी का प्रतीक है। और एक कहानी एक ऐसी ही भेड़िया की है, एक घोस्ट एजेंट जिसका कोड नेम था बुल। ये कहानी उस एजेंसी की है जिसे पूरी दुनिया के नक्शे बदल दिए। CIA, वही एजेंसी जिसने CIA turned the tide of wars and silently eliminated enemies. एक ऐसी एजेंसी जिसकी पहुंच सिर्फ सरकारों तक नहीं बल्कि हर उस अंधेरे कोने तक है जब दुनिया के सबसे खतरनाक राज दफन है। और उनका एक ही नियम है, हम अपने किसी आदमी को पीछे नहीं छोड़ते। 27 जनवरी 2011 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक काली एसयूवी दूतावास से निकलती है। अंदर बैठा है रेमंड एलन डेविस। कागजों पर वह एक अमेरिकन डिप्लोमेट है, लेकिन असल में वो CIA का एक खास ऑपरेटिव और डेल्टा फोर्स का पूर्व सैनिक, एक शिकारी। उसका डिप्लोमेटिक कवर एक मजबूत ढाल था। उसे लगा कि एक कवर उसे किसी भी मुसीबत से बचा लेगा। उसका मिशन 26/11 में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को खत्म करना। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाया और कोशिश की, पर चीन ने वीटो कर दिया। CIA का बांध टूट चुका था। अगर कानून काम नहीं करेगा तो डेल्टा फोर्स का एक आदमी करेगा, लेकिन पाकिस्तान IS का गढ़ है। जैसे ही रेमंड की गाड़ी एक भीड़ भरे बाजार से निकली, ISI के 2 एजेंट उसकी गाड़ी के पीछे लग गए। डेविस ने अपने शीशे में उन्हें देखा। वही घिसी पिटी मोटरसाइकिल, वही चमड़े की जैकेट। ये आम लुटेरे नहीं थे, ये ISI के शिकारी थे जो खुद एक शिकारी का शिकार करने निकले थे। रेमंड ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उसे खतरा महसूस हो गया। उसने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। एक गली का झगड़ा नहीं था, ये 2 खुफिया एजेंसियों की टक्कर थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रेमंड ने अपने ग्लॉक निकाली और दोनों एजेंट्स वही ढेर कर दिए। दिन दहाड़े बीच सड़क पर मिनटों में भीड़ जमा हुई। पुलिस ने रेमंड को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक अंतरराष्ट्रीय भूचाल था। रेमंड डेविस अरेस्टेड बाय पाकिस्तान। ये खबर दुनिया भर में आग की तरफ फैल गई। ये सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी, ये पर्दे के पीछे चल रहे एक खुफिया युद्ध था। पाकिस्तान की सड़कों पर आग लग गई, नारे गूंजने लगे, अमेरिकी जासूस को फांसी दो। पाकिस्तान सरकार 2 पार्टी के बीच पिस गई। एक तरफ उसकी गुस्साई हुई आवाम, दूसरी तरफ उसका ताकतवर सहयोगी अमेरिका। व्हाइट हाउस और CIA के हेडक्वार्टर्स लैंगनी में फोन की घंटियां बजनी बंद नहीं हो रही थी। एक अकेला आदमी रेमंड डेविस उस दूरी बन गया था जिस पर आतंक के खिलाफ जंग का पूरा गठबंधन टिका था। I fought against ISI terrorists, defending our nation with everything I had. अगर उसे फांसी होती तो गठबंधन टूट जाता। अगर उसे छोड़ा जाता तो पाकिस्तान की सरकार गिर जाती। वॉशिंगटन में हड़कंप मच जाता। बराक ओबामा के सामने एक सवाल था, अपने एजेंट को कैसे बचाए। एक ऐसा सवाल जिसने सिचुएशन रूम में बैठे हर जनरल और स्पाई मास्टर को हिला दिया था। और तभी CIA को एक खबर मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। What? एक ऐसी खबर जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे। ओसामा बिन लादेन जिंदा है। The path we have chosen is not an easy one, but it is necessary for our survival and और पाकिस्तान में ही है। वो मिल गया था 9/11 का गुनहगार। लेकिन एक खबर गलत वक्त पर आई। अब CIA के सामने 2 मिशन थे,
पहला, अगर उन्होंने ओसामा को मारा तो पाकिस्तान गुस्से में रेमंड को फांसी दे देगा, ये तय था। दूसरा, वो अपने एजेंट को मरने नहीं दे सकते। फैसला लिया गया, मिशन 1 एजेंट को बाहर निकालो, मिशन 2 ओसामा को खत्म करो। सऊदी अरब की रियाद में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। CIA डायरेक्टर लियोन पनेटा और ISI चीफ मोहम्मद पाशा। एक रास्ता निकला, ब्लड मनी लॉ। इस्लामिक कानून के तहत अगर मरने वाला परिवार मुआवजा लेकर कातिल को माफ कर दे तो वो आजाद हो सकता था। लेकिन 3 परिवार और 48 गवाह थे, वे सब ISI की निगरानी में थे। उन्हें कौन राजी करता? तब CIA ने अपने सबसे गहरे राज को बाहर निकाला। एक ऐसा एजेंट जिसका नाम किसी फाइल में नहीं था, एक पर्चा ही। एजेंट जो ब्रीफिंग रूम की कानूफूसे में जिंदा था। कुछ कहते हैं वो कोई एक आदमी नहीं था, एक टीम है। कुछ कहते हैं वो एक मोसाद या M16 का पुराना ऑपरेटिव है जो अब सिर्फ असंभव काम ही करता है। वुल्फ किसी पेरोल पर नहीं था, वो एक सोल्यूशन था। ओढ़ने वुल्फ का मिशन गवाह को खामोश करना, चाहे पैसे से या डर से। वुल्फ पाकिस्तान की गलियों में उतरा। अगले कुछ हफ्तों में लाहौर, फैसलाबाद के अंधेरे कोने में सौदे तय हुए। कुछ को पैसे दिए गए, कुछ को सुरक्षित देश भेजा गया, और जो नहीं माने वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, हमेशा के लिए। न कोई सुराग, न कोई खबर। वुल्फ सिर्फ पैसे से बात नहीं करता था, वो डर की जुबान भी खूब समझता था। उसने ISI के सेफ हाउस में सेन लगाई, गवाहों को उनके बिस्तरों से उठाया और उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाई जो मौत से भी बदतर थी। 27 दिनों के अंदर वुल्फ ने अपना पूरा काम पूरा किया। अदालत में सभी गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। जज ने फैसला सुनाया, रेमंड डेविस बरी। $24 लाख का ब्लड मनी चुकाया गया। रेमंड डेविस को फॉरेन के एक प्राइवेट जेट में बिठाकर अमेरिका भेजा गया। मिशन 1 पूरा हुआ और उसके ठीक 47 दिन बाद 2 मई 2011 पाकिस्तान का एबाटाबाद। अमेरिकन नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर लॉन्च किया। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया। At my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. CIA ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रेमंड डेविस ने जेल में एक बात कही थी, If I'm an American agent, I'm sure I won't be here more than 30 days. ये सिर्फ एक आदमी की रिहाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल सुपर पावर का ताकत था। ये कहानी बताती है कि एक देश की असली ताकत उसकी हथियार नहीं, बल्कि अपने लोगों के प्रति उसकी वफादारी होती है। और जहाँ तक उनकी बात है, वो आज भी एक रहस्य है। वो उन परछाई में लौट गया जहाँ से आया था, क्योंकि भेड़िया कभी किसी के कैद में नहीं रहता, वो हमेशा अपनी आज़ादी छीन लेता है। सब्सक्राइब।